Hello everyone. So welcome back to our next class. In the last class we have ended up the topic about business communication. We have learned what is business, what is communication, what is business communication, kinds of communication, internal communication, external communication, flow of communication and internal communication, right? ये सब हम पढ़ चुके हैं. चलिए, moving forward now. Today we are going to start with features of communication, or we can say characteristics. काफ़ी हद तक हम जनरल भी जब हम पढ़ते आए हैं अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज इट्स अ टू वे प्रोसेस, right? Like I told you, sender and receiver. Sender passed on some information or some message, then receiver gives the feedback or his response. तो इट्स अ टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब सेंडर को ये इंफॉर्मेशन वापस मिल जाती है कि द वे ही इंटेंडेड टू गिव दैट मैसेज इज कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, राइट? सिर्फ इंफॉर्मेशन सेंड करने से, ओनली सेंडिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलेवेंट, बट हाउ इट हैज communicated to the receiver, how it has received by the receiver, it is also important. For example, I am teaching, right, and you are nodding your head. It is also a communication. It completes the communication. It gives me a signal that yes, you understood it. For example, I cracked a joke, you smiled, you laughed. It means the communication is complete. It's a two-way process, right? So feedback is important. Feedback can be in any form, again, written, oral, sign, symbol, expression, anything, right? Next is it's an ongoing process. It's an ongoing process. It's a never-ending process. ऐसा नहीं है कि आपने कोई बात करी और वहीं पर बात खत्म, राइट? इट इज अ साइकिल जो कि चलती रहती है, राइट? मैम, हम आपस में बात नहीं कर रहे, हमारा कम्युनिकेशन खत्म. इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? कि आप बात नहीं कर रहे हैं, ये भी कम्युनिकेशन है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमेशा एक डिबेट रहती है कि इज साइलेंस इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन. सो द आंसर इज येस, साइलेंस इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन. हाउ? इफ आई एम स्कोल्डिंग यू, इफ आई एम एंग्री and I am scolding you, right, and you are standing silently, तो it means it is a communication. आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप वो बात सुन रहे हैं और आप उस बात को एक्सेप्ट कर कर चुपचाप खड़े हैं, राइट? और in a lecture or in a speech or in any dialogue, if someone is taking a pause, if someone is silent for say 2-3 minutes, so it means there is a communication. It is a style of communication, right? For example, आपने देखा होगा कि काफ़ी बार किसी की डेथ एनिवर्सरी पर we keep ourselves silent for 2-3 minutes. So that is also communication. We are paying a respect to that departed soul, right? So silence is also a communication. तो it's a ongoing process. ये चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया. हाँ, एक प्रोसेस खत्म हो जाता है, एक बारी के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन इट विल कीप ऑन गोइंग. ठीक है, आपने आज मेरे से कोई सामान परचेज किया, अभी के लिए वो ट्रांजैक्शन खत्म हो गई है, लेकिन मे भी हम आगे कम्युनिकेट करें, हम कुछ ना कुछ आगे और ट्रांजैक्शंस करें, राइट? नेक्स्ट इज
It is required in all kind of organization and at all level of management. जब हम छोटे बच्चे थे, when we were in the school, हमने बिजनेस मैनेजमेंट कर एक सब्जेक्ट पढ़ा था, या एक टॉपिक होगा आपके शायद बिजनेस स्टडीज में, सॉरी एक टॉपिक होगा बिजनेस मैनेजमेंट. उसमें आपने 5 फंक्शंस पढ़े होंगे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. 5 functions. Yes. In all these 5 functions, communication is the important ingredient. सब टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है, बी इट स्मॉल, बी इट बिग, बी इट मीडियम, वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. किसी भी टाइप का ऑपरेशन है और आप एक ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पर हैं, लोअर लेवल, मिडल लेवल, टॉप लेवल, एडवाइजरी लेवल, सुपीरियर लेवल, आप किसी भी रैंक पर हैं, यू आर रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए. बातचीत तो करेंगे ना, चिट चैटिंग तो होगी ना, चाहे फॉर्मल, चाहे इनफॉर्मल, चाहे पर्सनल, चाहे इम्पर्सनल, चाहे ओरल, चाहे रिटन. सो कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, in all the organization, at all the stages and in all the functions. ये भी आप आगे भी पढ़ेंगे, right? Next, it creates a mutual understanding. A mutual understanding of what? Of giving and taking. Yes or no? अब मैं आपको कोई नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, आई एम शेयरिंग, आई एम गिविंग समथिंग, इन रिस्पॉन्स ऑफ इट आई एम टेकिंग समथिंग, योर जेस्चर्स, राइट, है ना, मॉनेटरी बेनिफिट्स एट्सेट्रा. तो देयर इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी. सिमिलरली कभी भी हम कम्युनिकेट करते हैं, किसी भी लेवल पर कम्युनिकेट करते हैं, किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है. आप क्या लाए थे और आप क्या लेकर जाएंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू अटेंड अ सेमिनार, द पर्सन हु इज द स्पीकर is sharing some information with you, and in return you are gaining something, you are giving your feedbacks to him, right. Other way round, in businesses also, if I am purchasing some, let's say, cloth material from you, I am a manufacturing unit and I am purchasing some raw material, that is the cloth or fabric from you. In return, I am giving you the money. So for that I need communication, right? Like what type of fabric I want, how much money I will pay for it. So it creates a mutual understanding between the sender and the receiver, right? तो जो मैं perceive कर रही हूँ mind में, you should also understand that thing and you should behave accordingly, right? तो मेरी जो information giving capacity होगी, मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ. सेम वेज आपकी जो कैपेसिटी होगी, आप कन्विंस कर पाएंगे, आप करेंगे कन्विंस, मुझे परसुएट करेंगे कि जो आप चाह रहे हैं वैसा हो. तो इट विल, तो हम लेकिन कहाँ पर रुकेंगे? जहाँ पर एक इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीट करेगी. तो कम्युनिकेशन से क्या होता है, डायलॉग से क्या होता है, वी कम्स टू अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइट. नेक्स्ट, it consists of not only facts but also feelings, emotions, ideas, etc. As I told you in earlier class also, that communication is sharing of any information. अब information does not include only facts and figures. It includes your ideas, it includes your emotion, it includes your feeling also. For जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, for example, the winners
है ना, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में या एनी अदर मैच और एनी रेस और एनी ओलंपिक्स एनीवेयर, the players in the stadium, they shows a victory sign V. They are running in the ground and they are showing this. So it is a way of communication. It is the way they are communicating, yes, they won. So they are sharing their emotions with you with the sign language, right? Similarly, for example, I have a 2-year-old kid and he tries to speak something, but sometimes he falls short of words or he don't know how to speak. So he tell me each and every, I understand each and everything what he says, because he shares his emotions, his feelings with me, either in word or in symbol or in any other way, right? Obviously he can't write. Chaliye, next is communication is interpersonal, which we have already understood and which we already know and which we have already read in the earlier class, that 2 persons are required, sender and receiver, right? Next is, it's a dynamic process. Dynamic means which keeps on changing, which is not constant, right? Change is the only thing which is not constant. Things are changing day by day. You look at yourself. When you were born, you were an infant, you were a kid, toddler, then teenager, then adolescent, then adult, then, so you keep on changing. Similarly, our thoughts keep on changing. So when our thoughts are changing day by day, the style of communication also changes. The way I talk to my kid will not be same I talk to my husband, will not be same when I talk to my boss, will not be same when I talk to my student, right? So communication is dynamic. Similarly, a person who is a CEO, he don't have a same dialogatory style with his colleague. He will have different style with colleague, different style with superior, different style with subordinate, and different style with the person who is from outside the organization. So it's dynamic. शायद हो सकता है जो लेक्चर मैं आपको आज ये दे रही हूँ, अगर मेरे को बोला जाए कि मुझे CS जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको देना है ये लेक्चर, तो the examples will not be same, it will change. Yes, तो communication is a dynamic process. और अदर वे, आज शायद जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, अगर सेम टॉपिक पे मुझे कल बोला जाए लेक्चर देने को, सो देयर विल बी डिफरेंट थिंग्स which I can add and there may be things which I can skip. So it's a dynamic process. It's keep on changing. It changes according to shape, size and participants, obviously. Next, it is goal oriented. Now goal oriented means, यहाँ पर गोल का मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आइडिया एंड इंटेंशन. गोल ओरिएंटेशन मीन्स जिस आइडिया से सेंडर को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, द रिसीवर शुड बी ऑन सेम प्लेटफॉर्म, should have same goal, right? The goals of receiver and sender should be in harmony, they should be same, तभी उनको बात समझ आएगी. For example, I am delivering this lecture for CSET students, right? And instead of CSET student, a person who is of 12th standard, 10th standard, maybe of that rank, if he is listening this lecture, तो वो हारमनी नहीं है, राइट? जिस इंटेंशन से मैं समझा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑलरेडी ये सोच के चल रही हूँ कि आप लोग 12th पास आउट हैं, आप लोग
आप लोगों को ये बात मालूम होगी, ये जनरल है, यू शुड हैव नोन दिस फैक्ट। तो मैं लेक्चर्स उसी हिसाब से डिलीवर करूँगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे को ये लेक्चर किसी और को डिलीवर करना होगा विच इज़ नॉट अ सी सेट पर्सन, तो मेरा गोल या मेरा लेक्चर देने का डिलीवरी का जो अप्रोच रहेगी इट शुड हैव बीन डिफरेंट, राइट। तो जो गोल होगा इट शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर कि येस दिस इज द रीजन वाई वी आर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। इज इट क्लियर? यस, चलिए मूविंग अहेड। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। अब इंटरडिसिप्लिनरी साइंस का, डिसिप्लिन का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड, यू कैन से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, to understand communication we should know the body language also. Yes, we should know the psychological pattern also, right? We should know the sociological pattern also. So it includes the study of different different things जैसे anthropology, study of body language, study of body language, psychology, study of attitude, sociology, study of society, एक्सेट्रा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए इफ यू आर, या जिसके बारे में पता होता है जब आप किसी से भी कम्युनिकेट करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप एक सेमिनार में जाते हैं या आप एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करते हैं। उस बिजनेस मीटिंग में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के सेम रैंक के जो डेलीगेटरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो आपके साथ बैठे हुए हैं, राइट। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से यू विल जज कि कौन कितने पानी में है, राइट। उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनसे आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा ये इसकी साइकोलॉजी कैसे मूव करती है, ये कैसे दिमाग चला रहा है, राइट। या आप कोई डील क्रैक करने गए हैं तो जो आपका ऑपोजिट पर्सन है, यू शुड ट्राई टू स्टडी हिज माइंड सो दैट आपको ये मालूम पड़े कि आपको उसको क्या डिलीवर करना है, राइट। तो कम्युनिकेशन इंक्लूड्स मैनी अदर स्टडीज ऑल्सो, इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। इसमें ना कि आपको सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स आपको पता होने चाहिए या इसका एक फीचर है, नहीं, इसके अलावा आपको और भी स्टडीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। मैम हमें ये भी पढ़ाया जाएगा, नहीं, ये आप ग्रेजुअली जैसे जैसे कम्युनिकेट करते हैं हमें ये चीज़ अपने आप आ जाती है, राइट। Next come to the, yes, now moving to the next topic, importance of communication। क्यों हमें ज़रूरत है कम्युनिकेशन पढ़ने की, या क्यों हमें ज़रूरत है अपने डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने की, या वाई वी आर रिक्वायर्ड कि हमें बिजनेस में अगर एंटर करना है तो वी शुड हैव गुड बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल। सो द फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज इन साइज, इंपॉर्टेंस मीन्स वाई इट इज एसेंशियल। इंक्रीज इन साइज, अब हम देख रहे हैं कि जैसे ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं, उससे क्या होता है, बिजनेस इंक्रीज़ हो रहा है, बिजनेसेस के साइज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, साइज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो बिजनेसेस के ऑपरेशन इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑपरेशन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वी नीड एफिशिएंट एम्प्लॉयज़,
एफिशिएंट का एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है कि एक ऑलराउंडर पैकेज चाहिए हमें एम्प्लॉयज़ में, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, जो कोई भी डील क्रैक कर सके। अगर आपने देखा हो, आप मार्केटिंग के लोग देखिए, आप सेल्स के लोग देखिए, दे आर वेरी एफ्लुएंट, है ना, दे आर वेरी इम्प्रेसिव। वो अपना सामान आपको बेच ही देंगे। आप कभी किसी शॉपकीपर के पास जाइए, दे हैव अ फिक्स डायलॉग, मैम आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, मैम ये लास्ट पीस है, आज सुबह से मैं ये वाला पीस इतना बेच चुका हूँ, आज मैं आपको ये इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ, वरना अदरवाइज मैं इतना डिस्काउंट नहीं देता, आप मेरे रेगुलर कस्टमर हो। तो दीज आर व्हाट ही इज यूजिंग हिज कम्युनिकेशन स्किल टू पिच द सेल। तो इफ यू वांट टू ग्रो इन साइज, इफ यू वांट टू ग्रो इन नंबर, यू नीड कम्युनिकेशन। It is essential for you, it is essential for business to have the employees who have good communication skill। अगर आपको, अच्छा दूसरा क्या है, आजकल कंपटीशन इतना है, अभी आगे आएगा ये पॉइंट, कट थ्रोट कंपटीशन, आगे कंपटीशन इतना है कि अगर किसी चीज़ में कोई लैक करता है तो वो लैक ही कर जाता है, he is set behind। To come forward you have to have a good communication skill, you have a good business communication sense, right? तो इंक्रीज इन साइज मतलब अगर आपको अपना ऑपरेशन बढ़ाना है, साइज इंक्रीज करना है, तो डेफिनेटली आपको डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, डिफरेंट फील्ड्स के लोगों से, डिफरेंट पीपल से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, और हेजिटेशन कब नहीं होएगी, जब आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि आप जिस चीज में अच्छे हैं, you should do that thing, it is your USP, unique selling proposition, it is your specialization, right? For example, if I can teach business communication good, then it is my specialization. Maybe it is possible that I can't deliver my 100% if I take any accounts related subject, it's just an example, don't take it otherwise। so मतलब it means अगर आपको किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन हासिल करनी है, इफ़ यू वांट अ निश इन समथिंग, तो यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब फॉर एग्जांपल मेरी यूनिक सेलिंग यूएसपी है, मेरी स्पेशलाइजेशन है कि आई एम गुड इन पब्लिक रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, तो डेफिनेटली मुझे कंपनी कहाँ एम्प्लॉय करेगी, मुझे कंपनी कहाँ डालेगी, जहाँ पर पब्लिक रिलेशन ज़्यादा हो, जहाँ पे ह्यूमन इंट्रैक्शन ज़्यादा हो। येस, टू यूज़ माई स्पेशलाइजेशन। तो अगर आपको अपने स्पेशलाइजेशन इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना होगा, अब अप्रोच करना पड़ेगा डिफरेंट लोगों से। अब आप फॉर इंश्योरिंग द स्पेशलाइजेशन यू नीड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, राइट। सेल्स डिपार्टमेंट ये डिक्लेयर कर देता है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम इतने प्रोडक्ट सेल कर देंगे विदाउट कम्युनिकेटिंग विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब क्या ये एरिया उनका स्पेशलाइजेशन था? नहीं था। दे शुड हैव कन्फर्म इट फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फर्स्ट। ये उनका स्पेशलाइज्ड एरिया था कि क्या वो इतने प्रोडक्ट्स रेडी कर देंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। यस, तो अगर कम्युनिकेशन होता दोनों के बीच में तो स्पेशलाइजेशन हम अचीव कर पाते, राइट। तो टू अचीव स्पेशलाइजेशन, टू एंश्योर स्पेशलाइजेशन, वी नीड कम्युनिकेशन, इट इज एसेंशियल, राइट। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। एज आई टोल्ड यू, it is next to impossible to convince someone to spend a single rupee। मैं आपको बोलूँ मुझे 10,000 रुपीज़ दे दो, will you give me? The first question you will ask, for what? Why you need it? Where will you spend it? Is it worth? Yes or no? तो आप ये देखिए कि अगर
मार्केट में दिस वन पेन, there are 10 sellers of this particular pen, right? How will I come to the conclusion that I will have to choose a pen of ABC company? How will I come to know? Definitely if they will communicate to me. And how they will communicate? Maybe through personal contact, through publicity of their product, through advertisement. Yes or no? So for standing in the competition, for surviving the competition and to cut the competition, communication is required. अब कंपटीशन को किल करने के लिए आप कम्युनिकेशन कैसे यूज करोगे? आप एडवर्टाइज करोगे, आप पब्लिसाइज करोगे, है ना, आप रोड शोज करोगे, आप डोर टू डोर सेलिंग करोगे, आप सैंपल सेलिंग करोगे, वॉट एवर इट इज, लाइक, राइट? सो टू स्टैंड इन कॉम्पिटिशन, टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिशन and to cut the competition, communication is important. Next, trade union movements. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या फिर अगर किसी का देखा जाए अगर किसी की फैक्ट्री है तो जनरली वहाँ पे ट्रेड यूनियंस होती हैं. मतलब जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर उनका एक एसोसिएशन होती है ट्रेड यूनियन, जिसका एक हेड होता है यूनियन लीडर, राइट? तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन एनी फैक्ट्री. अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो देयर विल बी नो प्रोडक्शन, है ना? अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ में ह्यूमन रिलेशन स्टाफिंग में पढ़ा हो तो उसमें ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर द बिगेस्ट एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन या एम्प्लॉयज़ आर द बिगेस्ट एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ट्रेड यूनियन भी ऐसे ही एक लोअर लेवल के लोग रहते हैं जो कि हमारे लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते होते हैं. अब वो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है देयर आर सम डिसएग्रीमेंट्स. तो वो डिसएग्रीमेंट्स कैसे रिजॉल्व होंगे? थ्रू कम्युनिकेशन. तो जो आपके ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो आप थ्रू कम्युनिकेशन ही सॉल्व कर सकते हैं. कितनी बार आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, वो कहते हैं ट्रेड यूनियन हेड कहता है मैं हम फैक्ट्री में ताला लगा देंगे, nobody will touch their tools, nobody will touch their machines, we are not going to work for so many days if you will not fulfill our demands. So how these situation will be handled? Through communication. तो मैनेजमेंट जनरली आजकल क्या करती है कि ट्रेड यूनियन मेंबर्स और इन सब को भी अपने डिस्कशन का पार्ट बना लेते हैं सो दैट उन लोगों को थोड़ा ट्रस्ट हो कि हाँ मैनेजमेंट इज थिंकिंग अबाउट अस, राइट? थोड़ा जनरल रिलेशनशिप उनके साथ बढ़ाते हैं कि थोड़ा उनको फेवर कर दिया, बोनस दे दिया, लाइक ऑल्दो देयर आर डिसिप्लिन्स in every organization, but still to avoid trade union movements communication या dialogue is very very important, right? तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? through consultation with union leader. अब कंसल्टेशन कैसे होएगी? उनसे कंसल्ट कैसे करेंगे? जब कम्युनिकेशन होगा, राइट? नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशन. विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम ये एश्योरिटी देते हैं थ्रू कम्युनिकेशन कि yes you are an important part of the organization, your advice, उनकी एडवाइस मैनेजमेंट विल कंसिडर. मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप बेटर करने के लिए क्या चाहिए होता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय. किसी भी रिलेशनशिप को स्मूदन करने के लिए, बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. अब कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉयज़ अपना ट्रस्ट लूज कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे कि नहीं यार दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट, आई एम नॉट वर्थ फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई गिव माई 100% बट दे आर नॉट गिविंग मी एनीथिंग इन रिटर्न. अब anything in return, you are getting the salary, then what do you accept? What do you expect? There are certain things beyond the salary and all, like your relation,
योर ट्रस्ट वर्दिनेस, योर क्रेडिट वर्दिनेस। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, और ये सब चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कब इम्प्रूव कर सकते हो, जब आपके उनसे रिलेशन अच्छे होंगे। तो मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, लॉयल्टी, ट्रस्ट वर्दिनेस डेवलप करने के लिए, यू नीड देयर पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन कैसे होगा, जब आप उनकी एडवाइस को वेलकम करो, राइट। एडवाइस क्या है, इट इज अ डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और अपवर्ड फ्लो। अपवर्ड फ्लो, द इंफॉर्मेशन इज मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप, फ्रॉम एम्प्लॉय टू मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशन। जैसे ह्यूमन रिलेशन जो था दैट इज फॉर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक रिलेशनशिप इज फॉर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको बाहर से भी तो अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं, येस और नो, लाइक गवर्नमेंट एटसेट्रा। तो उनके साथ भी आप एक गुड डायलॉग्स में रहिए, तो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो फेवर यू इन सम और द अदर वे। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे हम अपने सप्लायर्स वगैरह हैं, अगर आप उनके साथ सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, अगर आप उनसे बहुत रिजिड हो जाओगे तो वो एक बार तो काम करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और अगर आप उनसे टाइम टू टाइम पे टच में हैं, चाहे काम हो रहा है चाहे काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप टच में हैं, यू आर शोइंग योर प्रेजेंस टू देम, तो डेफिनेटली सूनर और लेटर यू विल अगेन स्टार्ट डूइंग बिजनेस। तो बाहर के लोगों के साथ भी आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, फॉर दैट ऑल्सो यू नीड कम्युनिकेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पर्सनल एसेट। यस, कम्युनिकेशन इज योर पर्सनल एसेट। अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छे हैं ना, स्किल्स, तो आप नीचे से ऊपर तक जा सकते हो। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये अच्छा है बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, नहीं, आपको अपनी बात समझानी आनी चाहिए, राइट। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, देन यस, इंग्लिश में आना चाहिए, इट शुड बी इन इंग्लिश, राइट। फॉर एग्जाम्पल, I am a manager of ABC company and today I have to take an interview of few aspirants. Now if I am lagging in communication skill, will I be able to take the interview? No. So it is a personal asset for me. ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, मेरे पर्सनल के लिए, मेरी पर्सनालिटी के लिए, मेरी ग्रूमिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है दैट आई शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। अब मैनेजमेंट के जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, जो चेयरमैन, सीईओज ये लोग रहते हैं, इनको कहीं पे भी जाके स्पीच डिलीवरी करनी पड़ती है। आपने देखा होगा, मैनी पीपल हैव रिटन हैंड आउट्स, है ना, सम पीपल राइट ऑन देयर बिहाफ एंड दे हैव टू जस्ट रीड एंड स्पीक। सो मतलब अब रीडिंग एंड स्पीकिंग इट ऑल्सो रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल, yes or no? So it is a personal asset, it will groom you. So for all these reasons, all these 7 points, we need communication, it is important for us, right? Now moving ahead, next topic is process of communication. Process means steps required in communication. अब इसको ध्यान से देखेंगे। First person, it's a interpersonal process. 2 person are required, yes. तो the first one is sender. अब sender के माइंड में सबसे पहले क्या होएगा, he will develop an idea. सबसे पहले उसके दिमाग में कुछ एक कॉन्सेप्ट आएगा, कुछ आइडिया आएगा which he want to deliver, right? Or you can say conceptualization of idea, right? ये है फर्स्ट स्टेप।
कि सबसे पहले कोई बात होनी चाहिए आगे शेयर करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, इम्पार्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, अब वो बात तो माइंड में है, बट यू शुड गिव अ शेप टू इट, राइट। शेप कैसे देंगे आप? बाय यूजिंग वर्ड्स, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप इज मैसेज, मीन्स you will encode the message with suitable words or symbol or charts etc. जो आपके माइंड में था, you have to reproduce it. You have to reproduce it. You have to give it a shape. You have to give it a body, a shape. How? With the help of words. It can, words भी हो सकते हैं, sign भी हो सकता है, symbol भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, right? After that, you have to choose a medium. How will you transfer the message? Right? मतलब ट्रांसमिट, how will you transmit it? Once the message is written or encoded or whatever, now you have to select the medium. How? Like, will you be writing letter? अब लेटर कैसे? फिजिकल और ईमेल, और यू विल मैसेज, और यू विल फैक्स, और यू विल टेलीफोन इट. What? How will you transmit it? What will the mode, what will the medium of transmitting it? Right? Next, it will go to the receiver now. Now what will receiver do? Receiver will decode it in order to determine the meaning. अब जो रीडर है, रिसीवर है, वो उसको डिकोड करेगा, उसे पढ़ेगा, उसे समझेगा, उसे सुनेगा, whatever जो अभी आपने मीडियम चूज किया उसी के अकॉर्डिंग रिसीवर विल इनैक्ट, मतलब enactment by the receiver, right? अब जैसे ही वो रीड करेगा या वो समझेगा उसे, तो उसके माइंड में क्या आएगा? कुछ रिएक्शन आएगा. अब यहां पर हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ आइडिया. उसे समझ आया कि नहीं, है ना? अब वो ये देखेगा. तो यहां पर भी हो गया डेवलपमेंट ऑफ आइडिया. अब रिसीवर फिर उसके बाद क्या करेगा? फीडबैक देगा. फीडबैक, feedback is the response of the receiver. एंड अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इट्स अ टू वे प्रोसेस फीचर्स में. तो अब रिसीवर जब रिस्पॉन्स देगा तब यही साइकिल क्या हो जाएगी? साइकिल रिवर्स ऑर्डर में चलने लग जाएगी. यही प्रोसेस क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा. रिपीट द प्रोसेस अदर वे राउंड, क्योंकि यहां पर भी अब एक डेवलपमेंट ऑफ आइडिया हो गया है. यस, इज इट क्लियर? यस. चलिए मूविंग अहेड. अब इस प्रोसेस में जो स्टेप्स हमने देखे, प्रोसेस की सेंडर से रिसीवर तक जो इंफॉर्मेशन गई, इस प्रोसेस में सबसे बड़ा बैरियर कैन बी नॉइज.
इफ इट इज इन अ वर्बल या ओरल फॉर्म। अगर रिटन फॉर्म में है तो कैन बी हैंड राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल माई हैंड राइटिंग, इट इज़ वेरी वेरी पुअर एंड इट विल टेक यू ऑल द सेंसेस टू अंडरस्टैंड माई हैंड राइटिंग, है ना। तो इस प्रोसेस में देयर कैन बी n नंबर ऑफ बैरियर्स, राइट। तो जब हम एक प्रोसेस में एंटर करते हैं उससे पहले वी शुड कीप इन माइंड all the best possible hindrances or interferences that can come into the process, and we should try to avoid it and we should try to minimize it, कि सारे के सारे बैरियर्स ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईमेल से कुछ भेज रहे हैं, आपके पास नेट कनेक्टिविटी है लेकिन सामने के पास इंटरनेट ही नहीं है जिसको आप रिसीवर को सेंड कर रहे हैं, तो विल इट सर्व योर पर्पस? नो, इट विल नॉट। तो ये जो कनेक्टिविटी बैरियर है वो आपको दूर करना पड़ेगा पहले। और क्या हो सकते हैं बैरियर्स? कुछ भी हो सकते हैं कनेक्टिविटी, जैसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, बीच में सिग्नल ड्रॉप हो गया तो दैट इज ऑल्सो बैरियर। तो आपको देखना चाहिए, ये आपको यू शुड इंश्योर कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो आप स्टेप्स अंडरटेक कर रहे हैं इसमें कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी अगर इंटरप्शन आ रही है तो यू शुड ट्राई कि हमें वो कम से कम हो, राइट। इसके अलावा बहुत सारे बैरियर्स हैं, लाइक योर perception is not matching with the receiver's perception. Sender and receivers are not in harmony. Their goals are different. So you should try, इस प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए जितने भी हिंड्रेंसेज हैं वी शुड ट्राई टू रिमूव इट, राइट। ये प्रोसेस जो हमने अभी देखा है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये तभी कंप्लीट होगा व्हेन देयर विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Effective communication depends upon three things. What are they? Understandable message, मतलब सबसे पहले तो sender should ensure कि whatever he is delivering, whatever message he is delivering, it should be in understandable form, and it should be a valid message. It should not be fake, it should not be vague, right? It should be in understandable form, right? For example, अगर मैं एक 2 year के बेबी को if to a 2 year baby I start teaching him trigonometry, will he be able to understand? No, it is not an understandable message for him. So the message should be in understandable form. Next is credibility of sender. मैसेज कौन भेज रहा है, that is important. For example, if Prime Minister is delivering a message, then definitely it is of utmost importance, right? And if a president of a normal बच्चा पार्टी is saying something, will it be relevant for me? No. तो credibility का मतलब होता है reliability. लेकिन वही बच्चा पार्टी का मैसेज अगर किसी बच्चे को सुनना है तो it is reliable for him, right? तो credibility of sender का मतलब है कि आपका मैसेज आ कहाँ से रहा है, that is also important. For example, अगर आपने सुना हो, no offenses to the media industry, अगर आपने सुना हो एक न्यूज़पेपर आता है पंजाब केसरी और संध्या टाइम्स, उसमें अगर आप देखोगे कोई भी न्यूज़ होती है ना तो जनरली लोग उस पर रिलाई नहीं करते। क्यों? बिकॉज क्रेडिबिलिटी सेंडर की ऐसी है कि वो फेक न्यूज़ ही देते हैं। एक जोक सुनाती हूँ आपको। एक बारी भगवान के पास एक इंसान जाता है, मर जाता है, ऊपर पहुँचता है, भगवान के पास जाके देखता है बहुत सारी बेल्स लगी हुई हैं। तो भगवान से पूछता है ये इतनी सारी बेल्स किसकी हैं? तो कहता है सबकी बेल है, सबके नाम की। जब जो झूठ बोलता है, वेन एवर समवन लाई द बेल रिंग्स। तो अच्छा, एंड देन अकॉर्डिंग टू द रिंगिंग ऑफ द बेल आई डिसाइड हाउ मेनी टाइम्स ही लाइड। ऑलराइट, इट
interesting. He found it interesting. Next day morning, when he wake up, he saw a bell was continuously ringing. Tan 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 tan. He asked the God, "Hey God, what is this? Why is this bell ringing so continuously? Who is telling a lie so fast?" He said, "Don't worry, bachcha, sleep, sleep. It's the printing of Punjab Kesari going on." मतलब पंजाब केसरी झूठ या फेक न्यूज छापता है, तो मतलब रिलायबिलिटी ऑफ द सेंडर इज नॉट करेक्ट. यू आर नॉट रिलाइंग द करेक्ट पर्सन. तो अगर मैसेज की इफेक्टिवनेस चेक करनी है तो यू शुड चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑल्सो. एंड द लास्ट थिंग इज हाउ द मैसेज अफेक्ट्स द रिसीवर. टेस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस है ये. तो अब मैसेज जो है वो रिसीवर ने कैसे अंडरस्टैंड किया है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है. इज रिसीवर इज कन्विंस्ड कि हाँ सेंडर इज राइट, या इन्फॉर्मेशन पास्ड बाय द सेंडर इज करेक्ट, ही शुड एक्ट अपॉन इट. तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वो मैसेज इफेक्टिव रहेगा, राइट. अब इसको इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल कि कम्युनिकेशन किसके लिए इनिशिएट कर रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, राइट. फिर किस सर्कमस्टांसेस में आप वो कम्युनिकेशन कर रहे हो, किस स्टेज पे वो कम्युनिकेशन कर रहे हो, किस स्केल पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हो. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, राइट. नेक्स्ट इज, अब तो ये तो था हमने अभी पढ़ा टेस्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. अब जब हमने टेस्ट कर लिया है इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि नहीं है, तो अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना भी तो पड़ेगा ना, किसी भी बात को, किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए. सो देयर आर 7 C's. 7 C's. First is clarity. Next is completeness. Next is consciousness. Then concreteness. Then courtesy. Then correctness. And last is consideration. Now we will read about each the C's. Clarity, completeness, consciousness, concreteness, courtesy, correctness and consideration. Coming to the first, clarity. Clarity of what? Clarity of expression. मतलब real intention or wants of sender. Why he want to communicate, it should be clear in the mind of sender. तो clarity किसके पार्ट पे होनी चाहिए? सेंडर के पार्ट पे. एक्चुअली इफेक्टिवनेस के लिए सेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम रिसीवर की बात करें तो वो इफेक्टिव लिसनिंग हो जाएगी. तो जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंडर. ओके, अगर हम रिसीवर के बारे में बात करेंगे तो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट इफेक्टिव लिसनिंग, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर. क्लियर? तो सबसे पहले देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मतलब आपके माइंड में आपके गोल, आपकी इंटेंशन, व्हाट डू यू वांट, इट शुड बी क्लियर. जैसे आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, आई वांट अ डेयरी मिल्क सिल्क ऑफ ₹100. तो इट शुड बी क्लियर इन माई माइंड. मेरे माइंड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि शॉप पे जाके आई एम कंफ्यूज्ड कि
डेयरी मिल्क लें कि सिल्क लें कि मंच लें कि पर्क लें कि वॉट एवर कि ओरियो लें, वॉट एवर, राइट. नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस. The message should convey all the facts required by the receiver. मतलब आप अकॉर्डिंग टू द रिसिपिएंट देखें कि अगर आप रिसिपिएंट की जगह होते तो अगर आप ये इंफॉर्मेशन देते तो क्या ये पूरी इंफॉर्मेशन होती. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से टुमारो विल बी टेस्ट, tomorrow will be a test, I have passed on the information. Is this information complete? No, it is not complete. Rather, I should say tomorrow there will be test of chapter number 4 of business communication, and it will contain, let us say, 50 questions, and it will be of, let us say, 1 hour. So that is complete. So there should be a complete delivery of information. All the facts should be there. अभी आप आगे पढ़ेंगे लॉ वगैरह में कि कंपनीज में एक कंसेप्ट होता है रिकॉर्ड डेट का. वैसे तो जो हम टर्मिनोलॉजीज वाला चैप्टर करेंगे उसमें भी हम ये देखेंगे कि एक कंसेप्ट होता है रिकॉर्ड डेट. रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि उस दिन एक डेट डिसाइड कर देते हैं, उस दिन से पहले पहले जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके नेम जो होते हैं वो लिस्ट हो जाते हैं और उनको फिर डिविडेंड मिलता है, राइट. तो रिकॉर्ड डेट अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन दूं कि टुमारो या लेट अस से कोई भी टेंटेटिव डेट लेते हैं कि लेट अस से कि 18th October विल बी अ रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस ऑफ सो एंड सो. नाउ शेयर होल्डर्स आर नॉट अवेयर व्हाट इज रिकॉर्ड डेट, व्हाई आर वी रिकॉर्डिंग इट, what will be the purpose of this record date. So rather I should give a complete information कि this is the record date, and on this date those shareholders whose names are present in the register, they will be entitled for the dividend. So complete information should be given, right. Next, conciseness of message, completeness of information and conciseness of message. अब conciseness का मतलब होता है कम शब्दों में ज्यादा बात कहना. मतलब covering much in few words, or we can say using least possible words. कभी आपने देखा होगा कि बहुत लेंदी कोई चीज़ है, कोई मैं आपको पैराग्राफ कोई बुक रीड करने के लिए देती हूँ, सेम बुक सेम इंफॉर्मेशन एक पर्सन ने 10 पेजेस में दी है, सेम इंफॉर्मेशन एक पर्सन ने 5 पेजेस में दी है. I can bet on you will take the one which is covering in 5 pages because it is concised, less words but same information. अगर आपको लास्ट लेक्चर अपना याद हो तो जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें हम यही रीड करेंगे, यही समझेंगे हाउ टू समराइज द थिंग्स, राइट. चैप्टर नंबर 2 एनरिचिंग वोकैबुलरी, उसमें हम यही पढ़ेंगे हाउ टू चूज द वर्ड्स. अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बिग फ्रेज वी कैन यूज अ सिंगल वर्ड इन प्लेस ऑफ इट. तो डेफिनेटली इट विल save our time, space, efforts, everything, right. So we should try to use few words but we should deliver the complete information, right. Next, concreteness in presentation. Concreteness in presentation. Concrete means solid, or you can say well general. अगर आप concrete का मतलब देखोगे like this wall, this is concrete,
it's solid, but here it means definite, or you can say specific. Means the message should be particular, specific and clear, rather than vague, general and fuzzy. When you know कि आप किसको डिलीवर कर रहे हो, what is your target audience, तो your message should be concrete, it should be specific. मतलब it is for you, it means it is for you. For example, अगर आपने देखा होगा कि different brands have different sizing policies for garments. I am talking about garments. If you see कि normal अगर आप retail shop पे जाएंगे, clothes shop पे, तो उनके sizes अलग रहते हैं, मीडियम, स्मॉल, एक्सेल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लेकिन अगर आप किसी ब्रांड के पास जाओगे तो उनके साइज और डिफरेंट रहते हैं. किसी की जीन्स वेस्ट 30 भी आ जाता है, लेकिन किसी और ब्रांड का 32 भी आता है. येस और नो? बट अगर मैं किसी ब्रांड के पास जाके बोलती हूँ आई वॉन्ट स्मॉल टी शर्ट, इफ ही इज गिविंग मी स्मॉल टी शर्ट देन इट शुड फिट. It should be specifically for the person who is of small physique, right? Same ways communication में भी ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे आप जिसके लिए communicate कर रहे हो, आपकी information उन्हीं के लिए होनी चाहिए. It should be specific. अब अगर मैं आपको यहाँ पर CSET की क्लास में प्रोफेशनल का पढ़ाने लग जाऊँगी, there will be of no use. It is not specific for you, right? और अगर मैं आपको CSET की क्लास में जनरल इधर उधर की बातें करने लग जाऊंगी, इफ आई टॉक अबाउट संस्कृत एंड ऑल, तो इट इज ऑल्सो नॉट स्पेसिफिक फॉर यू, राइट? द इंफॉर्मेशन शुड बी स्पेसिफिक, जनरल शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियर, राइट? नेक्स्ट, कर्टसी, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कर्टसी टूवर्ड्स रिसिपिएंट, जो कि सब कम्युनिकेशन में जनरली लैक ही रहती है. थिंक अबाउट द रिसिपिएंट. थिंक अबाउट द रिसिपिएंट. यू शुड बी पोलाइट, रिस्पेक्टफुल. If you are talking to a little kid also ना, you should be courteous. ये मतलब नहीं है कि अगर आप अपने सीनियर से अपने एल्डर से बात कर रहे हैं तभी आप courteous रहेंगे. नहीं, it is the golden rule for communication that you should be courteous to the recipient. आपको उनको disgrace नहीं करना है, right? तो use या choose the correct words. For example, whenever you are communicating to any person, you should not talk about religion, you should not talk about politics. हाँ, general opinion हो सकता है कुछ भी आपका, but try not to insult or disgrace the recipient. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम कुछ बोल देते हैं by mistake only, but it hurts the sentiment or emotions of the other person. So think before speaking. Courtesy का मतलब यही है कि think before speaking. अब जब आप सोचेंगे तो डेफिनेटली ये सोचेंगे ना कि रेसिपिएंट को अगर वो सुनेगा तो कैसा लगेगा. तो यू शुड बी पोलाइट, हम्बल, रिस्पेक्टफुल. आपको फीलिंग्स की कदर होनी चाहिए, सामने वाले की भी, रिसीवर की भी, राइट? नेक्स्ट, करेक्टनेस. Correctness of facts. Facts should be accurate, right, and not misleading. They should be exact. If you are talking about any fact and figure, if you are talking about any fact, figure, information, it should be correct, because the person who is receiving the information is relying on you, right? तो मेरे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेंडर है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गो टू एन इंटरव्यू
of a typewriter, and I say I can type 50 words per 50 letters, और I guess ऐसा कुछ होता है इनमें 50 letters per second, right? तो the interviewer can check, है ना, कि I can do that or no. तो मुझे रियल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. जनरली इंटरव्यूज में बहुत बार स्टूडेंट्स या बच्चे ये गलती कर देते हैं कि बस दूसरे का कट कॉपी पेस्ट किया रेज्यूमे, करिकुलम वाइटे और आगे सेंड कर दिया. इट्स रॉन्ग. यू शुड नो योर पर्सनल स्किल्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड ऑल. और अपने रिज्यूमे या करिकुलम वाइटे में हमेशा रियल या करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें जो एग्जैक्टली है. फॉर एग्जाम्पल बहुत बच्चे लिख देंगे हॉबीज में रीडिंग. अच्छा, लास्ट बुक व्हाट यू रेड भाई, विच बुक यू रेड, एंड इफ इन केस ही टेक्स अ नोट अबाउट दैट बुक देन व्हाट विल यू डू. सो रियल एंड करेक्ट चीज़ें लिखें, एग्जैक्ट चीज़ें लिखें कि जिससे कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो, राइट. सो द फैक्ट शुड बी ऑलवेज करेक्ट. आपने देखा होगा अभी आप जैसे आप यू आर एंटरिंग इनटू द लॉ वर्ल्ड, तो इसमें बहुत सारी डेट्स आएंगी, बहुत सारे ईयर्स आएंगे, बहुत सारे जैसे एक्ट्स वगैरह रहते हैं उनके ईयर होते हैं कि वो एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया. तो ज़रूरी नहीं है हमें हमेशा सारी चीज़ें याद रहें. yes or no? So whenever you are writing in the exam, in your answer sheet, always write the correct thing, always write the correct date. If you remember always write the correct year. अगर आपको नहीं मालूम और इफ़ यू आर कंफ्यूज्ड कि इट इज़ 1989 और 1899, तो ड्रॉप इट, डोंट राइट. इंस्टेड ऑफ राइटिंग रॉन्ग, डोंट राइट इट. So you should always give correct information. Last is consideration. Consideration for the receiver. देखिए जनरली कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में, कि बदले में क्या मिलेगा, राइट. तो यहाँ पर कंसिडरेशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं उसकी रिसीवर को क्यों ज़रूरत है. What value you will add? कोई रिसीवर आपकी बात सुन रहा है, आपकी बात समझ रहा है, आपकी बात रीड कर रहा है, आपकी बात इम्पार्ट कर रहा है. Why he should do this? Right? What consideration are you getting or what consideration are you giving? तो इसमें you have to step into the shoes of other. You approach पे काम करिए. कंसिडरेट रहिए कि हाँ अगर मैं ये चीज़ दे रही हूँ तो मुझे बदले में ये चीज़ मिलेगी, राइट. तो रिसीवर का व्यू पॉइंट साथ के साथ आप समझने की कोशिश करिए, उसकी अप्रोच, उसका बैकग्राउंड देखिए रिसीवर का या रिसिपिएंट का. हमें हमेशा मालूम होता है कि हमारे ऑपोजिट या हमारा रिसीवर कौन होगा, राइट. तो जब हमें मालूम है तो हमें उस पर थोड़ी सी R&D करनी चाहिए कि हम क्या उससे कम्युनिकेट करें, क्यों कम्युनिकेट करें, वो क्यों हमारी इन्फॉर्मेशन लेगा और हम उसे क्यों वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट. सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू कंसिडर वाइल कम्युनिकेटिंग टू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव. तो जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे ना, ये 7 C's यू हैव टू कीप इन माइंड. ये 7 C's होंगे तो डेफिनेटली योर मैसेज, योर इन्फॉर्मेशन विल बी इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. इज इट क्लियर? चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.